माई गॉड, फ्रॉम कारगिल। ओके, कारगिल से भी आपने बैच ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। पहली नजर मुझे सीधा आपके मैसेज पे गया मोहम्मद। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। और इंग्लिश में CPO-SI का प्री का रिजल्ट आ गया, पता है। तो मैं यही चाहूंगी कि अब हम लोग बढ़िया से तैयारी करें, ताकि जो CPO-SI मेंस वाले बच्चे हैं उनका भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, और बाकी लोग ये जान लो अच्छे से कि हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे इंग्लिश का, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए। गुड इवनिंग गुजराल, सॉरी भगवत, आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे से। कभी कभी यहाँ पे है ना, पास में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है, उसके कारण कभी कभी लेट हो जाता है। हाँ, नॉट के साथ प्रेपोजिशन एट आता है जनरली हर्षित। डिस्टिंग्विश, ओके, बिटवीन, जब दो को के बीच में डिस्टिंग्विश करते हो तो कहते हैं ना डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई। एंड डिस्टिंग्विश के साथ फ्रॉम तब आता है जब आप किसी, बेसिकली दोनों सेम हैं लगभग, लेकिन आप फ्रॉम कहेंगे ना तो एक्स फ्रॉम वाई हो जाएगा, ठीक है। वो आपको प्रेपोजिशन में डिटेल में कराएंगे, रुको। द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। ठीक है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो वॉज क्यों आएगा, इज ठीक है। इनोवेशन, यस, जरूरी नहीं है आपको उसके साथ न्यू नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बाउंड एडजेक्टिव भी है दीपक, बाइंड का थर्ड फॉर्म जो बाउंड है वो आप पार्टिसिपल के रूप में भी इस्तेमाल करोगे। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के अलावा अभिषेक सिमेंटिक्स ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मेरा अभी नया बुक आ गया है 1000 डिटेक्टिंग एरर का, 550 क्वेश्चन और ऐड हो गया है, 2019 तक का अपडेटेड हो गया है। पहले 2016 तक का था, अब 2019 तक अपडेटेड हो गया है। चलो शुरू करें क्लास। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का वो है वर्ब से के बाद जो हम लोग कह सकते हैं वर्ब पर बेस्ड चैप्टर है, और वो है टेंस। रिमेंबर, वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए अगर आपको टेंस पढ़ना है तो, इसलिए ध्यान रखना। अब हम लोग जो इंग्लिश शुरू कर रहे हैं यहाँ पे टेंस, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस तो टेंस के साथ खत्म हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन पैसिव वॉइस एंड देन नरेशन। ये सारे चैप्टर्स जो है ना वो वर्ब पे बेस्ड है, इसलिए ध्यान रखना कि पहला सेक्शन जो है वर्ब बेस्ड वो है टेंस, कंडीशनल सेंटेंस जो टेंस के साथ ही आपका खत्म होगा, देन क्वेश्चन टैग, then passive voice, then narration, ठीक है, subject verb agreement। और इन सब के साथ आपका एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है जो वर्ब का एडवांस पोर्शन होता है। ये सारे चैप्टर्स जितने हैं ये सब वर्ब बेस्ड चैप्टर्स हैं। और देन वी कम टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक तो वर्ब हो गया जो मैंने हटा के उधर कर दिया, देन वी कम टू नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, conjunction, article and preposition।
बेसिकली इसके साथ एक और चैप्टर होता है, चैप्टर नहीं है लेकिन हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर है, वो है इंटरजेक्शन। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक वर्ब हो गया 9। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और मैं अब चलूंगी टेंस में, क्योंकि टेंस वर्ब बेस्ड है। लेकिन ध्यान दो, टेंस आज शुरू कर रहे हैं। आपका जो काम है, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि वॉल्यूम 1 में जाओगे, पेज अराउंड आई थिंक 10 है, 10 से लेकर 20 पेज में जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है उसमें भी खासकर वो वर्ब्स जो आसान वर्ब है, जो अपने डेली लैंग्वेज में आप यूज करते हो, उन वर्ब्स को अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि अब टेंस में काम आएगा। ठीक है? ठीक है। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम आप वर्ब याद करके रखो और वर्ब के फॉर्म्स याद करके रखो। और मैं आपको टेंस से अब शुरू कर रही हूं। मिटा दूं? देखो, सबसे पहले आओ हम टेंस की बात करें। जब आप टेंस की बात करते हो ना, तो रिमेंबर, हम लोग इंग्लिश में सीधा कहते हैं टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन ध्यान रखना, ये अधूरी बात बता रही हूं मैं आपको। ये जो फ्यूचर है ना, कहीं पर भी कोई टेंस के रूप में नहीं है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस तो बनाया जाता है, इसीलिए अगर आप कहोगे कि टेंस कितने प्रकार का है, तो अच्छे से याद रखना, टेंस सिर्फ 2 प्रकार का है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है? यानी टेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि वी हैव, क्या है हमारे पास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो वर्ब का ऐसा फॉर्म हो, रेडीमेड फॉर्म, जो आपको कह दे कि हाँ देखो ये फ्यूचर के लिए है। रिमेंबर, ये जो V1 है ना, ये प्रेजेंट के लिए है, और जो ये V2 है ये पास्ट के लिए। ठीक है? V1 प्रेजेंट के लिए है और V2 पास्ट के लिए है। लेकिन एज फार एज फ्यूचर इज कंसर्न, फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। कैसे? देखो, अगर मैं कहूं आई शैल कम, इसको हमने बनाया, शैल यानी कि मॉडल लगाया, और कम यानी वर्ब का बेस फॉर्म बनाया। ये देखो, इस तरह से आप फ्यूचर बनाते हो। सो फ्यूचर टेंस एक्चुअली होता नहीं है, फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। एंड रिमेंबर, इसीलिए एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ गया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? टेंस 3 नहीं, आप कहोगे टेंस 2 प्रकार के हैं। नाउ व्हाट इज टेंस? थैंक यू सो मच खुनगुर बारो। बहुत, कहाँ से हो तुम लोग? बिल्कुल इंडिया के एकदम एक्सट्रीम जगहों से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिलके। लाइव देखो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पटना सौरभ लिख रहा है, ज्योति भी लिख रही है। अब सुनो, टेंस एक्चुअली है क्या? सी, इफ आई से आई टीच, देखो एक्शन दिख रहा है आपको, आई रन, आई गो, आई कम, ये सब एक्शन बता रहा है। सो टेंस क्या बताता है? टेंस डिनोट्स एक्शन। क्या क्या करता है? ध्यान से देखना। नाउ आई एम अ टीचर, ये मेरा स्टेट है, मेरी अवस्था बता रहा है, मैं टीचर हूं। फिर देखो, अगर मैं कहूं आई नो यू, तो मैंने आपको आई नो यू जो बोला है, मैंने आपको कोई एक्शन थोड़ी बताया, मैं आपको जानती हूं, मैं अपना मेंटल स्टेट बता रही हूं। एंड इफ आई से आई लव यू, तो ये मेरा इमोशनल स्टेट है।
सो रिमेंबर, एक्शन नहीं है लव, वो इमोशन है। सो एक्शन हो या स्टेट हो, स्टेट में मैंने कहा कि वो स्टेट चाहे मेरा सोशल स्टेट हो जाए, जैसे आई एम अ टीचर, या मेरा इमोशनल स्टेट हो जाए, जैसे मैंने कहा आई लव यू, या मेरा मेंटल स्टेट हो जाए आई नो यू, है ना। ये सब टेंस में आता है। यानी टेंस क्या करता है, डिनोट करता है एक्शन या स्टेट। अब फिर से सोचो, मैंने कहा आई नो यू, इसका मतलब मैं आपको जानती हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे मैंने कह दिया आई न्यू हिम, तो कुछ नहीं बोला मैंने, पास्ट या कल या यस्टरडे, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप समझ गए कि अभी की तो बात नहीं है, पास्ट की बात है। रिमेंबर, एक्शन और स्टेट बताता है, और ये जो वर्ब का जो फॉर्म है ना, वो टाइम तक डिनोट कर देता है। इसका मतलब है, अगर मैं कह दूं यस्टरडे तो स्पेसिफिक टाइम दे दिया, यस्टरडे नहीं बोलूं तो स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया मैंने आपको, लेकिन बता तो दिया ना टाइम। इसलिए एक्शन और स्टेट विथ अ हिंट ऑफ टाइम। And how do you hint the time? With the form of verb. ये जो verb का फॉर्म है ना, वो हिंट कर देता है आपको टाइम। आप सही वेस्ट बंगाल से हो आप लोग, नॉर्थ ईस्ट से, ओ गॉड। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन माई लैंग्वेज लेट मी नो, क्योंकि मैं रॉय और खुंगुर मैं बता दूं आपको, I teach bilingual. You will find all the explanations in both Hindi and English. लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, सी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती, सो आई कैन नॉट स्पीक एंटायरली इन इंग्लिश, आई विल बी बाइलिंगुअल। समझने में प्रॉब्लम हो बता देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। एंड if you face any problem, remember you can do one thing, आप बाद में जैसे आप लोग जो कह रहे हो नॉर्थ ईस्ट से हो, आप लोग को शायद बहुत अच्छा नेट का फैसिलिटी भी नहीं है, तो बाद में आप लोग बैकअप भी देख सकते हो, ठीक है। सारा वीडियो का बैकअप मिल जाएगा ज्योति, सारा वीडियो का मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी जो एकदम फ्रेश बैच चल रहा है ना, उसके साथ रहना, क्योंकि देखो अभी जो फ्रेश बैच चल रहा है, मेरा नज़र में क्या है फ्रेश बैच में, मैंने एक चीज़ देखा, सीरियस का पेपर चेंज हुआ है। मेरा नज़र अभी हाल फिलहाल की कोई भी एग्जाम में होगा, उसके क्वेश्चन पेपर में होगा, तो मैं उसको देखकर फिर मेरा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा उसका ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैं जान जाती हूँ कि मुझे क्या देखना है। मान लो जो एसएससी का अभी प्री का पेपर होगा, उस प्री के पेपर को मैं देख के समझ जाऊंगी कि मुझे सीपीयू एसआई में क्या टारगेट करके चलना है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। नितिन आपने क्या पूछा है? नितिन, दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, यू नो। चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इमोशनल, मेंटल और सोशल स्टेट या फिर एक्शन। एक्शन में आपको एक एक्शन दिखेगा, स्टेट में यू विल सी द अवस्था जिसको स्टेट कहेंगे, और विथ अ हिंट ऑफ टाइम, हिंट ऑफ टाइम कौन देता है? फॉर्म ऑफ वर्ब देता है, राइट। नाउ कमिंग टू टेंस में हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ध्यान दो। When we talk about tense, we come to verb. And when we talk about verb, so remember, verb में क्या होता है, हम लोग present V1 से डिनोट करते हैं, past V2 से डिनोट करते हैं, and continuous जो होता है वो V1 ing से डिनोट करते हैं, right? Present V1 से, past V2 से, and continuous V1 ing से। बहुत important point इसलिए बता रही हूँ आपको, ध्यान रखना, ये जो V1 है ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, दैट मीन्स नेवर विथ पास्ट टाइम। इसका प्रयोग कभी भी पास्ट टाइम के साथ आप नहीं करोगे।
कौन कौन से वर्ब का? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डस, ठीक है, और जितने भी V1 होंगे इन सब का प्रयोग आप कभी भी पास्ट टाइम के साथ नहीं करोगे। अब आओ, जो मैंने सेकंड बताया आपको V2, V2 कम्स विथ पास्ट। अब क्या पास्ट? पास्ट टाइम हो या पास्ट एक्शन हो, कुछ भी हो जो पास्ट से संबंधित होगा उसके साथ हम V2 का प्रयोग करेंगे। रिमेंबर, प्लीज कीप योर वॉल्यूम 1 विथ यू, क्योंकि मैं चाहूंगी आप लोग नेक्स्ट क्लास से वॉल्यूम 1 के साथ बैठो, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी कराना रहता है मुझे, इसलिए आप लोग हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग वॉल्यूम 1 के साथ बैठना, ठीक है। अब आओ, अगर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊं, सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ाऊंगी मैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, लिखो। चलिए, see these 3 sentences first. रिमेंबर, जो हम पढ़ेंगे हमें पता होना चाहिए कि उसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है, इसीलिए रेलेवेंस के लिए हम लोग एंटायरली सीधा सीधा चैप्टर्स को साथ में देखेंगे और क्वेश्चंस को भी साथ में देखेंगे। मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा चीज बताऊंगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ सी, मैंने कहा टेंस में V1 एंड V2, V1 हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ, इज, एम, आर का पास्ट क्या होगा? वॉज, वर होगा। हैज, हैव का पास्ट हैड होगा। डू, डस का पास्ट डिड होगा एंड V1 का V2 होगा, राइट। रिमेंबर, पास्ट टाइम के साथ ये सब नहीं लगाते। क्यों लगाते हैं एंड व्हाई वी आर इंक्लाइंड टू डू दैट? बिकॉज सी द सेंटेंस, मैं कल ही दिल्ली आई हूं, अगर मैं कहूं मैं तो बस कल ही दिल्ली आई हूं तो कह देते हैं आई हैव कम यस्टरडे ओनली। रॉन्ग है, यस्टरडे इज पास्ट टाइम, यस्टरडे इज पास्ट, ये पास्ट टाइम है, सो वी कैन नॉट यूज हैव कम। नाउ इसमें फिर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा आपने हैव का हैड बताया है तो हैड कम होगा। टेल मी वन थिंग, मैंने V2 बताया है पास्ट के लिए, मैंने हैड प्लस V3 नहीं बताया है, मैंने हैड के साथ आपको V3 लिख के नहीं दिया है, मैंने कहा है V2 और हैव का सेकेंड फॉर्म भी V2 होता है, हैड होता है। यहां पर जो मेन वर्ब है उसका V2 बताओ, कम का V2 केम है, ओके, आई केम यस्टरडे, फाइन। नाउ सी द सेकेंड वन, ही सेड, आई टोल्ड यू। जब सेंटेंस पास्ट की हो तो वहां पास्ट लगेगा, विल को वुड में चेंज करो। He said that he would come soon. And come to the third one, he deboarded the bus to see what has come under the wheel. He
बस से उतरा ये देखने के लिए कि गाड़ी के चक्कों के नीचे क्या आ गया है। हैड कम होगा। अब यहां पे केम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि खुद सोचो, जब गाड़ी के चक्कों के नीचे कुछ आ जाएगा उसके बाद वो व्यक्ति उतरेगा ना देखने के लिए कि गाड़ी के चक्कों के नीचे क्या आ गया है ना। तो पहले जो एक्शन होता है ना उसमें हम हैड प्लस V3 लगाते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है आपको। आप बस खाली इतना ध्यान रखना कि पास्ट में हम पास्ट लगाएंगे, इसलिए हैज का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता। नाउ टेल मी विच वन, रिपीट फर्स्ट वन जयंत। आई टोल्ड यू विथ पास्ट टाइम वी यूज क्या? V2। विच इज द मेन वर्ब हियर? कम। कम का सेकेंड फॉर्म केम, ये है V2। ये होगा आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बताऊं एक चीज। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मैं इसका रेलेवेंस दिखाना चाहती हूं। ठीक है, सिर्फ रेलेवेंस दिखाना चाहूंगी आपको। आप लोग के पास बुक है आज की नहीं? बोलो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिख दूं। आप 10th चैप्टर का वॉल्यूम 1 में मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूं, पहले आप देख लो। पहले तो इसमें से इतना करूं, टेंस में से, एंड कोई बात नहीं अभी नहीं है ना, मैं आपको अभी क्वेश्चंस दे रही हूं। कम से कम क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो। मैं एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन लिखवाना चाह रही हूं आपको। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन लिख लो, जब बुक हो जाए तब कर लेना कम से कम, क्योंकि आप कम से कम रहेगा ना आपके पास कि हाँ हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। ठीक है, सो आपके फर्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर बेस्ड है 11, 21, 26, 38, 41 एंड 42। ये सिर्फ आपका V1 एंड V2 पर बेस्ड है। ठीक है, टेंस में। अब आओ कंडीशनल सेंटेंस में। जहां जहां से ये छोटा सा पॉइंट देखो, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया, आई थॉट यू वेरी लिटिल, लेकिन अब कंडीशनल सेंटेंस पे आओ, जिससे क्वेश्चन जहां से है
सिर्फ V1 और V2 पर जो बेस्ड है। कंडीशनल सेंटेंस और टेंस देख लो आप। कंडीशनल सेंटेंस में 9, 18, 21, 23, 38 एंड 41 इतने क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। वॉल्यूम 1 में अतुल, वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेटा। इसमें आपको जो भी पढ़ाते जाऊंगी मैं आपको मार्क कराते जाऊंगी कि देखो क्वेश्चन कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, जो अभी बताया दैट वाज जस्ट 1 पॉइंट। अब आओ, जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तो टेंस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जब हम टेंस में पढ़ेंगे तो टेंस में सेकेंड पॉइंट पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत टाइप्स है सेंटेंसेस के, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। एक तो असर्टिव सेंटेंस होगा और असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा जो टेंस है, सेंटेंस है, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगेन बहुत छोटी चीज पढ़ा रही हूं, लेकिन इसका आप यूज देखना, यूज कितना होगा। आदर्श डजंट मैटर। सी, assertive, positive and negative। क्या पॉजिटिव में, इफ आई से आई टीच इंग्लिश, सी दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, ये बता रहा है पॉजिटिव है। नेगेटिव, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। देखो ध्यान से, यहां पे आपने एक हेल्पिंग वर्ब लिया जो सिर्फ हेल्प कर रहा है, किसको? मेन वर्ब टीच को। सो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या तो सीधा हम उस वर्ब को लगाएंगे जिसका जरूरत है, और नहीं तो हो सकता है आप उस सब्जेक्ट के बाद हेल्प करने वाले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे और उसके बाद मेन वर्ब लगाओगे, ठीक है। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं। सी, सो दिस इज हाउ यू राइट द सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस, और अगर उसका हेल्पिंग वर्ब भी है तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। लाइक आई टीच इंग्लिश, कहोगे अभी आप क्या कर रहे हो? मैं कहूंगी आई एम टीचिंग इंग्लिश। देख लो, हेल्पिंग वर्ब है एम, जो टीच के पहले आ रहा है, और टीच मेन वर्ब है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगी बेटा, रुको ना अनुज, मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूं आपको। जो मैंने जितना 2 लाइन तो पढ़ाया अनुज, 2 लाइन पढ़ाया, उसका कहां कहां यूसेज है बस वो दिखा दिया, ठीक है। अब आओ, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव? देखो तो ध्यान से, सॉरी पॉजिटिव तो बन गया। अब आओ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा पहले ये देख ले। मैंने कहा आई डू नॉट, डू मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब, नॉट और उसके बाद मेन वर्ब। देखो ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके बाद लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ के चलो। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना मतलब है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब तो आना जरूरी होगा। ध्यान रखना, आपको सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, पॉजिटिव वाक्य में ही। सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट में आपको
हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव वाक्य में नहीं दिखता। वहां पे खाली आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ेगा, डू, डस और डिड लगता है। टेंस खत्म होते होते ये सीख जाओगे आप, ठीक है। अब आओ नेगेटिव सेंटेंस में। मैंने कहा आई डू नॉट टीच इंग्लिश, और कहोगे आई एम टीच इंग्लिश का नेगेटिव, तो आई एम नॉट टीचिंग, बस नेगेटिव हो गया। लेकिन इंटरोगेटिव का मतलब पता है क्या है? क्वेश्चन पूछता है। ये जो इंट्रोगेटिव है ये क्वेश्चन पूछता है, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ध्यान रखना आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। कैसे? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद जो आएगा सब वापस आएगा, कोई बात नहीं। यानी अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश का क्वेश्चन बनाऊं तो बोलोगे उसका पहले हेल्पिंग वर्ब तो बताओ। हेल्पिंग वर्ब आ गया ये डू, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू आई टीच इंग्लिश हुआ। और अगर कहेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश का नेगेटिव बनाओ तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, एम आई टीचिंग, देखो। यानी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म आता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। अब फिर से और देखो, अगर इसमें आप चाहो तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आप चाहो तो यहां एक WH फैमिली भी लगा सकते हो। अगर पूछोगे आप यहां कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच, क्यों पढ़ाते हो, वाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रही हूं, वाई एम आई टीचिंग, है ना। इसका मतलब है कि अगर WH फैमिली हु, व्हेन, वाई, व्हाट ये लगाना है तो सबसे आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे टेंस, कैसे हम 20 से कैसे पढ़ा देंगे टेंस? आई टीच, मिथिलेश देखो मैंने कहा आपको V1 जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट को डिनोट करता है। सो रिमेंबर मैंने आपको कहा V1 प्रेजेंट को डिनोट करता है, V2 पास्ट को डिनोट करता है, और मैंने आपको कई क्वेश्चंस लिखवाए हैं उससे, अभी मार्क करवाए थे। अब चलो फिर से अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं जो अभी पढ़ाया उसकी बात करूं तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कहां से कहां तक आपको देखना होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूंगी कि आप वो क्वेश्चंस देख के आओ, और अगर नहीं देख के आओगे तो फिर मैं आपको उसका शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको अब बता रही हूं कि इन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो है, कि इन्वर्जन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दे दूं मैं। टेंस में आ जाओ। टेंस में जो जो क्वेश्चन इस पोर्शन से करना है, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको ये सब नहीं दिखाऊंगी कहाँ से क्या क्वेश्चन है, सिर्फ चाह रही हूँ कि देखो जो पॉइंट पढ़ाऊँ मैं बहुत ध्यान से पढ़ना। आ जाओ इन पहले तो टेंस में क्वेश्चन नंबर लिखो 4, टेन, 15, 16,
Then again come to 57. Then again question number 2. ठीक है, दिस मीन्स इस पोर्शन से आप लिख लो टेंस में आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा 2, 4, 10, 15 and then 57. ओके, सो ये बिगनिंग का पोर्शन है। और आप एक चीज और कर लो छोटा सा, अभी जो आपको 10 से मैंने क्वेश्चन लिखवाया था ना, उसमें 2-3 और क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखो मैं बता देती हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन था V1 और V2 पर बेस्ड। 11, 21, 26, 38, 40 भी कर लेना, 28 भी कर लेना, 41, 42, 34, ठीक है। 11, 21, 26, 38, 42, 40, 28, 41, 42 एंड 34। इतने क्वेश्चन V1, V2 बेस्ड है। और अभी जो मैंने बताया इन्वर्जन, जो अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव का कराया है, उस पर 5 क्वेश्चन है। ये आप होमवर्क रहेगा, इसको करके आओगे ताकि आप समझ सकोगे कि क्वेश्चन का रिपीट कर दूं मैं। टेंस का क्वेश्चन लिखना, टेंस है, टेंस में 11, 21, 26, 38, 40, 28, 41, 42 एंड 34। और कंडीशनल सेंटेंस में कहा था उस समय 9, 18, 21, 23, 38, 41। और उसके बाद अभी जो क्वेश्चन बेस्ड था वो था 2, 4, 10, 15 और 57। ये टेंस में है, ठीक है, ये टेंस में। क्लियर? सो इतना आपको समझ में आया कि नहीं बताओ। अब आओ 2-3 सेंटेंसेस लिख लो ताकि अभी तक जो पढ़े वो क्लियर हो गया है कि नहीं देख लो तो। चलो अभी जो किया है उससे 5 क्वेश्चन मार्क करा दिया है। अभी आप इतना करो।
बताइए आंसर क्या होगा, बताओ। सी, when she saw me, ठीक है। she asked me, उसने मुझसे पूछा, वेरी गुड। why was helping verb, I shouting मतलब मेन वर्ब। गलत हो गया ना, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा अब यहाँ पे। उसने मुझसे जब मिला वो मुझसे, तो उससे मुझसे पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे। ये क्वेश्चन में तो आप जब किसी को बता रहे हो कि जब वो लड़का मुझसे पूछा ना, मुझसे मिला तो मुझसे पूछा क्यों चिल्ला रहे थे, इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो, यहां पे वो सिर्फ उसको बता रहा है कि क्या हुआ था। दैट मीन्स दिस शुड गो हियर, व्हाई आई वॉज शाउटिंग। नेक्स्ट आओ, शी डिड नॉट नो when नहीं, where could she have hidden the papers, where WH फैमिली यहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये हेल्पिंग वर्ब और यहां से शुरू हो रहा है मेन वर्ब का पोर्शन। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो ये कुड यहां जाएगा ना, कुड हैव साथ में आया यहां पे, और मेन वर्ब हिडन देखो इधर, यहां WH फैमिली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तीसरा में आओ, पीपल वॉन्टेड टू नो वाई वर दे मेड टू पे। वाई वर हेल्पिंग वर्ब यहां और मेड यहां, रॉन्ग है। वाई दे वर मेड, वाई दे वर मेड, क्यों? द रीजन इज हेल्पिंग वर्ब को पहले मत लगाओ, यहां ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहां पे ये बता रहा है कि लोग ये जानना चाहते थे कि उनसे एडिशनल टैक्स क्यों पे कराया जा रहा है। ठीक है, अंकित पढ़ो, और कोई ऑप्शन नहीं है, यू नो यू हैव टू। और बता, कोई और ऑप्शन हो तो। अभी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, और जानते हो एग्जाम्स के समय में ही आदमी ज़्यादा दिमाग खराब होता है, क्योंकि उसके बाद तब तक आप लोग थक चुके होते हो पढ़ पढ़ के, इसलिए ज़्यादा ही आप लोग फ्रस्ट्रेट होगे और मन नहीं करेगा पढ़ने का। लेकिन पढ़ो, अभी इस समय जो कंसंट्रेट कर लिया ना, वो बाजी मार जाता है। चलो और कुछ क्वेश्चंस करो तो।
लिख लिया? यस, नो, above questions are not from pronoun अभिलाष। जो पढ़ाया बस अभी उसी से कर रही हूं मैं। नहीं नहीं, ये सारे अभी तो फिलहाल मैं स्पॉटिंग एरर जो मार्क कराना तो करा दिया, ठीक है। अभिलाष जो नहीं हो रहा है ना, वो अच्छा, आपने क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं क्या? ठीक है, मैं देख लूंगी, अभी देख लूंगी। चलो आ जाओ फोर्थ में। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन माई गॉड। क्या है ये? क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे कि बारिश कितना सुंदर है ये बताओ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछते तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क थोड़ी आता। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं हाउ ब्यूटिफुल, इसका मतलब है द रेन इज होगा। जब आप एक्सक्लेम कर रहे हो, कहते हो बारिश कितनी सुंदर है, अरे सुंदर है, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं आपसे कितनी सुंदर है बताओ मेजरमेंट करके। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, बस बता रही हूं एक्सप्लेन करके। उसी तरह से अगर मैं कहूं क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, तो व्हाट एन आइडिया इट वॉज होगा। यानी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आता। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है ना, तो उस फॉर्मेशन को हम इन्वर्जन कहते हैं। वो इन्वर्जन फॉर्म में नहीं होता। आ जाओ फिर से, जैसे कई बार कहते हैं हे भगवान, गुड हेवेंस, कितनी बड़ी हो गई है। भाई यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि गुड हेवेंस का मतलब होता है हे भगवान, इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए था। अब कहोगे क्या पंक्चुएशन भी मिस्टेक आता है? नहीं आता है पंक्चुएशन का मिस्टेक, इसलिए मैंने पहले सही कर दिया। अब आओ, हाउ टॉल हैज शी ग्रोन नहीं होगा, शी हैज ग्रोन होगा। इसीलिए 4, 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन लिखो। गुड हेवेंस का मतलब हो गया हे भगवान, हालांकि हेवन का मतलब तो स्वर्ग होता है। लिखो एक्सक्लेमेटरी वाक्य इन्वर्जन में नहीं होते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट इन इन्वर्जन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट इन इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब लिखो, इन्वर्जन का मतलब लिखो, जब तक इन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक खाली आप बस इतना समझना, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, बस इतना समझना। क्योंकि आपको इन्वर्जन में पार्शियल, कंप्लीट बहुत कुछ पढ़ना रहता है। हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। एक्सक्लेमेटरी वाक्य क्या है? एक्सक्लेमेटरी वाक्य ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, लिख लेना। एक्सक्लेमेटरी वाक्य इन्वर्जन में नहीं होते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट इन इन्वर्जन। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट 7th में। What is her name? देखो हर नेम के पहले इज आ रहा है, हालांकि ये अकेला इज ही वर्ब है और वर्ब है ही नहीं, इसलिए इज चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्यों? क्वेश्चन पूछ रहे हो इसीलिए। लेकिन अगर मैं कहूं मे आई नो, तो क्या मैं जान सकती हूं उसका नाम क्या है? भाई मे आई नो क्वेश्चन है यहाँ पे, मे आई नो क्वेश्चन है। वॉट इज हर नेम नहीं होगा, वॉट हर नेम इज होगा। मे आई नो वॉट हर नेम इज। 6 का रिपीट करूं, मैंने कहा हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है। क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं कि क्वेश्चन मार्क लगाऊं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। ठीक है, इसीलिए गुड हेवेंस हाउ टॉल शी हैज ग्रोन हुआ। ठीक है, और आओ जो मैंने कहा 8 में, मे आई नो वॉट हर नेम इज होगा।
व्हाट इज हर नेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मे आई नो से जब आप शुरू कर रहे हो, WH फैमिली आ रहा है, बीच में आ रहा है। सामान्यता जनरली होता क्या है ना कि जब WH फैमिली बीच में आता है तो उसके बाद वाक्य इन्वर्जन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता है। शुरुआत में क्वेश्चन पूछ भी सकता है जैसे इसमें पूछा, क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है जैसे इसमें, लेकिन यहां तो आपको WH फैमिली जब भी बीच में आएगा, यानी कि शुरू में नहीं आएगा, तो उसके बाद कभी भी इन्वर्जन मत लगाना। इसलिए हर नेम इज होगा, व्हाट इज हर नेम नहीं होगा। लिखो नीचे। सेवेंथ बिल्कुल सही है, क्योंकि हर नेम के पहले वर्ब आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। लिखो नीचे पहले। WH फैमिली जब शुरू में नहीं हो, when WH family is not at the beginning of the sentence, when WH family is not at the beginning of the sentence, तो कॉमा WH फैमिली के बाद वाक्य इन्वर्जन में नहीं होगा, कॉमा the sentence after the WH family will not be in inversion, inversion में नहीं होगा, will not be in inversion। बोलो कोई प्रॉब्लम? सेवेंथ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए सेवेंथ बिल्कुल सही है। व्हाट इज हर नेम? जब सवाल पूछते हो तो आपका वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? सी, अभी हमने जो किया है बस इतना ही किया। द यूज, देखो आप जो पूछ रहे हो ना विक्रम, 2016 का, किसी ने 2017 पूछा, किसी ने 2020 का पूछा। अब देखो वॉल्यूम 1 रिवाइज होता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले वॉल्यूम 1 का 10 न्यू चैप्टर्स के साथ हमने निकाला था, ठीक है? अब अगेन उसको रिवाइज करके हमने वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर्स का निकाल रही हूं ना, अब उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसमें एक टीचर के द्वारा पूरा QR कोड से हमने सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करवा दिया है ना। अपला मैम ने सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है QR कोड में, तो वो रिवाइज होता रहता है। 10 न्यू चैप्टर्स वाला है तो भी मोर देन सफिशिएंट है। चलो अब आगे करें। यस, व्हेन यू सेड हिमांशु V1 ing का, नाउ रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट V1 ing क्या क्या काम करता है? V1 ing कंटिन्यूअस का भी काम करता है, जेरेंड का भी काम करता है, पार्टिसिपल का भी करता है, बट वी आर इन चैप्टर टेंस, इसलिए हम लोग सबसे पहले जब टेंस में जाएंगे ना, तो टेंस में हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान है, सबसे आसान टेंस है कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए सबसे पहले आप कंटिन्यूअस टेंस में आ जाओ।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और ये तीनों हम लोग एक साथ देखेंगे। चलो अब देखें, कंटिन्यूअस टेंस में हम ये तीनों एक साथ देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, लिखो पहले, पास्ट कंटिन्यूअस, and future continuous, देखो प्रेजेंट में गोइंग ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में गोइंग ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर में गोइंग ऑन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, है ना। अब आओ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे आता है जरा देखो। क्या हुआ, वॉइस तो आ ही रहा है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। देखो ये चारों क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आगे करते हैं। सी, ही विल बी स्लीपिंग नाउ। सबसे पहले अब इसके हम स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर चाहो तो क्वेश्चन के बाद लिख लो, यहां जगह हो तो यहां लिख लेना। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखोगे तो इज में हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यहां का स्ट्रक्चर होता है हम वॉज वर्ड लगाते हैं प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर में हम विल या शैल लगाते हैं प्लस बी लगाते हैं और फिर वी का आईएनजी फॉर्म।
अब देखो जरा ध्यान से, इनमें जो इज है ना और वॉज है तो प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए, लेकिन ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर कौन कौन है? एक लड़का हो, एक लड़की हो, नॉन लिविंग है ना, जितने भी नॉन लिविंग सिंगुलर होंगे, जितने अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, अनकाउंटेबल, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उन सब के साथ हम इज और वॉज लगाते हैं। खाली एक छोटी सी बात और याद रखना, ये जो वॉज है ना, ये आई के साथ भी आता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज और वॉज लगाते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक में कौन है? ही, शी, इट, किसी का नाम हो या फिर सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो। अब आते हैं आर और वर। आर और वर में किसके साथ? यू, वी, दे, और जितने बहुवचन होंगे ना, प्लूरल, उन सब के साथ आर और वर लगता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट और पास्ट का केस। अब जरा देखो, प्रेजेंट और पास्ट में हमने इज, एम, आर, वॉज, वर लगाया है। विल, शैल तो हम फ्यूचर में लगाए हैं, तो फिर ये नाउ के साथ विल थोड़ी आएगा। हम लोग को ट्रांसलेशन सिखाया जाता है शुरू से। क्या ट्रांसलेशन? ये सिखाया जाता है वो अभी सो रहा होगा, और हिंदी में सिखाया जाता है रहा होगा, रही होगी में जो खत्म होता है ना, उसमें विल बी V1 ING आता है। भाई प्रेजेंट में ही विल बी स्लीपिंग नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में आप कह रहे हो वो अभी सो रहा होगा, इसका मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हो, आप संभावना व्यक्त कर रहे हो। तो संभावना के लिए विल नहीं आता, संभावना के लिए मे आ सकता है, माइट आ सकता है, जरूर सो रहा होगा तो मस्ट आ सकता है, विल नहीं आता। पहला का एक्सप्लेनेशन लिखो। नहीं, ही इज स्लीपिंग का मतलब हो जाता है वो सो रहा है। मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रही हूं, बस लिखो। विल शाल का प्रयोग, विल ओब्लिक शाल का प्रयोग प्रेजेंट के साथ नहीं होता। We cannot use will oblique shall with present. ये वाक्य संभावना का है। This sentence is of possibility. ये वाक्य संभावना का है। This sentence is of possibility. अतः hence मे का प्रयोग करें। Hence use may. अतः मे का प्रयोग करें। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखो सेकेंड। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, वो खेल रहा था। अगर आप ट्रांसलेट करोगे तब सही भी हो रहा है, यानी ये ट्रांसलेशन से गलत हुआ और ये ट्रांसलेशन से सही हुआ। वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। एक तो सेंटेंस की शुरुआत जब पास्ट से हो रही है तो आगे हम पास्ट में ही चलेंगे। देखो इज एम आर का पास्ट टेंस वॉज वर है, ठीक है। और जब इनविजिलेटर अंदर आए तो हम परीक्षा दे रहे थे। वी वर टेकिंग द टेस्ट, वी आर टेकिंग मतलब हम परीक्षा दे रहे हैं। जब इनविजिलेटर अंदर आए तो हम परीक्षा दे रहे थे। इसीलिए सेकेंड और थर्ड का लिखो। यहां एक कार्य के होते समय दूसरा कार्य जारी था।
यहां एक कार्य के होते समय दूसरा कार्य जारी था। हियर one action was in continuation when the other action took place. Here one action is in continuation while other action took place. मैंने क्या कहा? यहां एक एक्शन के होते समय जब मैंने उसे देखा, दूसरा कार्य जारी था। जब एक एक्शन हुआ, इन्विजिलेटर अंदर आए, उस समय हम ये जारी था दे रहे थे। आगे लिखो। तो जो कार्य जारी था उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाएं। तो जो एक्शन जारी था, द एक्शन विच वॉज इन कंटिन्यूएशन, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। विल बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। विल बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ फोर्थ में। मैंने पूछा था ना आपसे, क्या क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? क्वेश्चन है तो V1 ING यहां तो सही है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा। Why is the baby crying? That means जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो is am are हो प्रेजेंट में, या was were हो पास्ट में, या will shall हो फ्यूचर में, ये सब्जेक्ट के पहले जाएगा। V1 ING बाद में आएगा। सेम केस इसका भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक बी भी तो था इसमें, है ना। क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। कब? नेगेटिव में। यहां पे अगर नॉट लगाना चाहोगे ना, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। अगर आगे लगाना चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा, इजंट, आरंट, ठीक है, वॉजेंट, वरेंट, तब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है। वो थोड़ी देर बात करेंगे आप लोग। थोड़ा सा पहले एक लेवल पे आ जाओ, उसके बाद जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे तो उसको अच्छे से आपको लिखवा देंगे। ठीक है, पहले उतार लो फटाफट इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। संभावना के लिए सुनंदा वुड भी चलता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा मे, माइट एंड मस्ट। ठीक है, वुड भी चलता है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, थोड़ा सा रुक जाओ राज, अभी तुरंत तो शुरू ही किया है टेंस, अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जो आप पूछ रहे हो वो थोड़े दिनों में मैं आपको, नेक्स्ट क्लास के बाद आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ नंबर। हो गया। सी, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, भाई अभी बताया। इज एम आर V1 ING, तो अभी जो हो रहा है उसके साथ आता है। तो ये तो मैं आज रात को जाऊंगी,
तो इज एम आर कैसे आ गया, चलेगा, मतलब नियर फ्यूचर का है और ये एक्शन प्लान हो चुका है ना, हिंदी में तो ऐसे कहते हैं, आज रात में मुंबई जा रहा हूं, बोलते हो ना, यानी कि नियर फ्यूचर के जो प्लान्ड एक्शंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, यानी फ्यूचर को भी आप रख सकते हो। लिखो, निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए भी, फॉर प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? So we have done 5 sentences. अब आओ 2 और सेंटेंस देखो तो कम से कम ये पोर्शन मेरा खत्म हो जाएगा। हिमांशु, देर आर सर्टेन एडवर्ब्स जिनके बाद इन्वर्जन नहीं आता, ठीक है, जैसे फॉर्चुनेटली एवरीवन वाज सेव्ड, जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है ना तब नहीं आता, अदरवाइज आप एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो इन्वर्जन आता है। ठीक है, अब आओ, ही इज ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास, जानते हो जो आपका रूटीन होता है ना, रूटीन को कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते, रूटीन के लिए आप नेक्स्ट टेंस में आओगे, इनडेफिनिट टेंस उसमें रखते हैं, ही ऑलवेज टॉक्स होता है। लेकिन जब आप किसी एक्शन से एकदम इरिटेट हो जाते हो ना कि वो होता रहता है रेगुलर बेसिस पे, वो दिन भर बात करता रहता है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा देते हैं। वो कभी भी ध्यान नहीं देती, देखो इरिटेट हो रहे हो आप, अगर किसी के रूटीन एक्शन से आप एनॉयड हो रहे हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बदले में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेटर जो ऑप्शन होगा, बेटर ऑप्शन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वरना कहोगे क्या ये गलत है, चलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बेहतर होता, अगर हो तो, और वो भी करेक्ट वे में, पूरा पूरा सही हो तो। ठीक है, लिखो 6th और 7th का, अगर किसी के रूटीन एक्शन से हम, या कह सकते हो किसी को भी अब बात कर सकते हो, हम परेशान हो रहे हो, इफ because of a person's routine action we feel annoyed, तो हम कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बदले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। We can use present continuous tense in place of simple present tense. We can use present continuous tense in place of simple present tense.
हालांकि ऑल्दो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग बेहतर होगा। द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेटर। अब बेटर ऑप्शन लिख लेना आप। बेटर ऑप्शंस, ये दोनों सही है, दिखा देना पहले ये दोनों सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटर ऑप्शंस लिख लो। He always talks in class, never pays attention, ये ज्यादा बेहतर होगा। यस जयंत, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस इन्वर्जन में होता है। अब आओ इन दोनों में ध्यान से सुनना। देखो ये जो ऑलवेज है, नेवर है, जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आऊंगी ना तो मैं आपको वही समझाऊंगी कि ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, हार्डली, रेयरली, ये सब चीजें हैं ना, बेहतर होता है इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है हमेशा, लेकिन बेहतर होता है। ठीक है, ग्रामर में आज इतना ही रहने देते हैं। मैं वोकैब में आ रही हूं। आ जाओ वोकैब में। अब चलिए मैं आपको वर्ड्स बता दूं। इनकार्नेट, 3 वर्ड लिखना। इनकार्नेट, कार्नल एंड कार्नेशन। इनकार्नेट से एक वर्ब भी, एक नाउन भी है, इनकार्नेशन। ठीक है, तो इनकार्नेशन और कार्नेशन में डिफरेंस है, इसलिए दोनों लिख दिया मैंने। आज मैं ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी, लेकिन फिर भी आ जाओ कुछ रूट में आगे चलते हैं। देखो ये तीनों रूट बना, ये तीनों वर्ड बना एक रूट से, दैट इज कार्नी। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश। जो कार्निवोर होते हैं वो फ्लैश खाते हैं। अब ये जो कार्नल है ना, वो एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताता है। अगर मैं कहूं लाइक कार्नल अट्रैक्शन, इसका मतलब हुआ कि शारीरिक, कार्नी मतलब फ्लैश है, यानी शारीरिक आकर्षण है, इसलिए कार्नल इज व्हाट, शारीरिक, बॉडीली, सेक्सुअल। ठीक है, क्लियर? फिजिकल जिसको कहोगे, कार्नल इज फिजिकल, क्योंकि वो फ्लैश से रिलेटेड है, यानी शारीरिक से रिलेटेड है। अब आओ, जानते हो ना, राम वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इनकारनेशन का मतलब अगर अवतार होता है तो अवतार होना क्या होता है? विष्णु भगवान थे और भगवान का एक शारीरिक रूप भगवान ने लिया, बॉडीली फॉर्म लिया, फ्लैश फॉर्म लिया और राम के रूप में पैदा हुए। सो इनकारनेशन एंड इनकारनेट ये वर्ब है और ये नाउन है।
मैंने कहा राम वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, यानी अ बॉडीली फॉर्म, यानी हार्ड मास में बना हुआ। और इनकारनेट का मतलब क्या होगा? मैं कहूंगी जैसे जो राम थे वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, तो कह सकते हैं उल्टा, विष्णु इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ राम, यानी कि इनकारनेट मतलब टू टेक बॉडीली फॉर्म, शारीरिक रूप धरना। देख रहे हो, सब में शरीर वर्ड आ रहा है, क्योंकि कारनी का मतलब ही शरीर है। यस अमन, इसका वीडियो आपके पोर्टल में रहेगा और बिल्कुल रहेगा। जब मिडिल में होता है राजू, तो मैंने कहा था उसके बाद इन्वर्जन नहीं होगा। सुनंदा, वुड का यूज, विल का पास्ट टेंस वुड है एक तो, लेकिन वुड का बहुत सारा यूज है, वो मॉडल्स में पढ़ोगे आप। और अगेन आओ कार्नेशन, कार्नेशन भी संज्ञा है। क्या है? देखो ध्यान से, आप जानते हो हमारे फ्लैश का डिफरेंट कलर्स होता है, राइट फ्रॉम पिंक अप टू एक्सट्रीम डार्क ब्राउन, है ना? तो ये सारे जो कलर्स होते हैं ना स्किन के, उसको कार्नेशन कहते हैं। सो कार्नेशन इज वेरियस कलर्स ऑफ स्किन। आज हम लोग एक वर्ड कर लिए, 3 वर्ड कर लिए एक रूट से। अब आते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसको सुन के ही आपको लगेगा कि यार ये तो सारे रिदम में हैं। एडल, मडल, बीफडल, बैम्बुजल, पजल। चलो 3-4 वर्ड तो एक जैसा लगेगा, एडल, मडल, बीफडल, पजल। नहीं तो ये 3 वर्ड तो एक जैसा लगेगा, एडल, मडल, बीफडल। मैं क्यों ना एक साथ वो लिख दूं, सारा का सारा जो सिनोनिम है। ये सब का मीनिंग लिख लो, टू कंफ्यूज। एडल, मडल, बीफडल, सुनने में एक जैसा लगता है, तीनों का मतलब होगा टू कंफ्यूज। और सिनोनिम बैम्बुजल, ठीक है, और पजल और बिविल्डर। मेरा बुक kdpublication.com से मिल जाएगा, अतुल। आई हैव कम yesterday गलत है ना बेटा, आई केम yesterday करो। मैंने कहा पास्ट की बात करते हो तो V2 लगाओ, अब हैड प्लस V3 क्यों लगा रहे हो? अब आओ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लें। इडियम्स एंड फ्रेजेस ध्यान रखना, इसमें एक एक शब्द का मीनिंग हम नहीं देखते हैं, बल्कि हम पूरा मिला के एक उसका अलग से मीनिंग निकलता है, वो देखते हैं, ठीक है? एंड द फर्स्ट वन इज कर्टन लेक्चर। आप एक चीज मार्क करोगे, जनरली आपकी जो माँ होगी वो जब गुस्से में आएगी ना और उनको रहेगा कि हाँ आपके फादर को डांटना है, तो पता है वो क्या करेगी? वो उनको बुला के रूम में ले जाएगी और धीरे से पर्दा लगा देगी और उसके बाद उनको डांट पिलाती है। सब बच्चों के सामने महिलाएं थोड़ी सी सभ्य होती है, सब बच्चों के सामने हस्बैंड को डांटती वड़ती नहीं है ना? तो कर्टन लेक्चर वही है। कर्टन लेक्चर क्या है? मैंने कहा पर्दा लगा के जो लेक्चर दिया जाता है। स्कोल्डिंग्स बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड, ये scoldings by the wife to her husband, ठीक है? नेक्स्ट आओ
chip of the old block. देखो, chip of the, yes, private scolding but by the wife, ये ध्यान रखना। ऑफ मतलब होता है अलग होना, ओल्ड ब्लॉक। अगर कोई पुराना ब्लॉक जैसे वुड का ब्लॉक मान लो पड़ा हो, उसमें से एक चिप मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा निकल जाए, तो अगर वो ओल्ड ब्लॉक सड़ा हुआ है तो ये चिप भी तो सड़ा हुआ ही रहेगा ना। इसका मतलब है सड़ा हुआ अगर ब्लॉक है तो चिप भी तो सड़ा हुआ होगा, यानी कि जैसा बाप होगा वैसे ही बेटा निकलेगा, है ना। वही इसका मीनिंग, लाइक फादर लाइक सन। इसका मतलब अ सन resembles his father in habits। ठीक है। नेक्स्ट आओ, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, देखो ध्यान से। लाइक nowadays you find like Sara Ali Khan is the new kid on the block, है ना। यानी न्यू किड ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक मतलब समझते हो ना, जैसे स्टेज पे जो आता है वो सबसे पहले डेब्यू करता है, यानी कि पहली बार आया है उस प्रोफेशन में, तो इसलिए न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है डेब्यूटेंट। और ध्यान रखना, पुरुष होते हैं तो डेब्यूटेंट कहते हैं। मैंने सारा अली खान कहा, इसका मतलब वो लड़की है तो ई लगा देना, यानी कि न्यू एंट्रेंट। जो नया नया अभी एंटर किया हो किस फील्ड में, उसको हम डेब्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, आउट ऑफ द ब्लॉक्स। मैं ब्लॉक पे ही हूं अभी, देखो। इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ द ब्लॉक्स, इसका मतलब है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, एकदम शुरुआत से करना पड़ा आपको, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। बोलो कोई प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट आओ, कॉल नेम्स। देखो, आपको एक नाम से कोई बुला सकता है, आपका एक घर का नाम भी हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारे नाम आपके लिए यूज कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा, आपको गालियां दे रहा है। ध्यान रखना, कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज। ठीक है, इसका मतलब गाली देना, टू एब्यूज। अब्यूज तो वर्ब हो गया। अगर आप कहोगे नहीं गाली का इंग्लिश क्या है, तो गाली अगर नाउन में कहोगे ना, तो नाउन में गाली का इंग्लिश है एक्सप्लेटिव। तो चलो, मैंने नाउन भी दे दिया आपको। टू यूज एक्सप्लेटिव्स फॉर समवन इज कॉल नेम्स। ठीक है। नेक्स्ट आओ, अ हाउस होल्ड नेम। जब कोई हाउस होल्ड नेम बन जाता है, यानी कि आप फैमिलियर बन जाते हो उससे। हाउस होल्ड नेम यानी सब लोग वाकिफ हो उससे। आजकल देखते हो जितने हीरो हीरोइन के बेटे आते हैं, as soon as they come for the first time, they make their debut,
they become household name, that means a familiar name. Soon after their debut they become a household name, यानी familiar name. बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, इन ऑल बट नेम. देखो, इन ऑल बट नेम. For example, if you say like during the NDA rule, Sonia Gandhi was the Prime Minister of India. कहोगे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थी वो, प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह थे. फिर से सुनो, सोनिया गांधी was the Prime Minister of India in all but name. सही है ना मेरा सेंटेंस? यस. क्यों? इन ऑल का मतलब इन ऑल एस्पेक्ट, सिवाय उस पोस्ट के. That means with all power except the post, in all but name. Okay? Go by the name of प्रेमचंद. जब आप बोलो ना मीनिंग रिपीट करने, तो क्वेश्चन नंबर बता दिया करो. कारण क्या है ना, आप लोग का मैसेज डिलीवर होता है आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स. तब तक मैं आगे बढ़ जाती हूं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आपने क्वेश्चन किसका पूछा है. ठीक है? गो बाय द नेम ऑफ, लाइक देखते हो अक्षय कुमार है ना, ये तो अक्षय कुमार फिल्म का नाम है, उनका ओरिजिनल नाम तो राजीव भाटिया है. जैसे यूसुफ खान था शायद दिलीप कुमार का नाम, तो दैट मीन्स ही गोज बाय द नेम ऑफ अक्षय कुमार इन बॉलीवुड. यानी गो बाय द नेम ऑफ का मतलब हो गया known by the name of. Known by the name of. Fine. Next आओ, go banana. go banana का मतलब हो गया लाइक कभी देखते हो बंदर को, बनाना देख के एकदम क्रेजी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है. सो इफ यू गो बनाना फॉर समवन और समथिंग, दैट मीन्स यू बिकम क्रेजी. अब बहुत खुश हो गए हो, क्रेजी हो गए. गो बनाना. अब हम आ रहे हैं बनाना पे. ठीक है? नेक्स्ट आओ, बनाना रिपब्लिक. देखो, आपको पता है बनाना ऐसा फल है, उस फल में बहुत जल्दी सड़ता है ना, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, यानी पेरिशेबल गुड है वो. अगर मान लो पेरिशेबल गुड्स को हम रख दें और 2-4 दिन में वो खराब हो जाएंगे. इसीलिए अगर कोई कंट्री का एंटायर इकोनॉमी बनाना पे निर्भर करेगा तो क्या होगा? एक बार अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूरी इकोनॉमी ही चरमरा गई. दिस मीन्स अगर वो पूरा इकोनॉमी उसका एक ही चीज पे निर्भर करता है तो वो कंट्री भी वीक होगा और उसका इकोनॉमी भी पुअर होगा, क्योंकि एक ही चीज पर निर्भर करेगा. तो इसलिए ऐसे ही कंट्री को बनाना रिपब्लिक कहते हैं, यानी अ वीक कंट्री, और यू कैन से a politically unstable country with economy depending on one thing. एक ही चीज पर पूरा इकोनॉमी निर्भर करता है. ठीक है? ऐसे को हम लोग बनाना रिपब्लिक कहते हैं.
नेक्स्ट आओ बनाना ऑयल। व्हाट इज बनाना ऑयल? अब देखो, आप बनाना समझते हो, ऐसे ही वो काफी मुलायम सा होता है, लुब्रिकेटेड होता है बिल्कुल, है ना। और उस पे आप बनाना का ऑयल की बात कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो क्या? जितना जरूरी उससे ज्यादा। भाई बनाना ऐसे ही काफी लुब्रिकेटेड होता है, अब उसका आप ऑयल बनाओगे तो वो क्या बनाएगा? लिखो बनाना ऑयल। इट मीन्स सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जितना जरूरी उससे ज्यादा। हो गया? नेक्स्ट आओ प्ले द गैलरी। ध्यान से सुनो, मनिंदर, मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगी, मैं जैसे पढ़ाऊं वैसे पढ़ते जाओ और आगे पीछे कुछ मत सोचो, जैसे पढ़ा रही हूं बस वैसे करते जाओ। क्योंकि मेरा सजेशन एक ही चीज है कि मेरे साथ पढ़ो। मेरा कोई भी प्रीवियस अगर बैच आप उठा के देख लोगे तो बहुत सारा चीज डिफरेंट भी दिखेगा आपको। तभी मैं कहती हूं कि मेरा हर बैच में, जानते हो, आपका सिलेक्शन मात्र 5 से 10 क्वेश्चन के ऊपर पे ही निर्भर करता है, और वो 5 से 10 क्वेश्चन न्यू पैटर्न में कैसे चेंज हो जाता है, बाय चांस पेपर में चेंज होता है। क्वेश्चंस में देख रही हूं ना, क्वेश्चंस का पैटर्न कभी चेंज हो जाता है अचानक। इसीलिए जहां से आप पढ़ोगे बस वहीं से पढ़ो, आप पीछे आगे देखने की कोशिश मत करो। प्ले द गैलरी। नेक्स्ट आओ, देखते हो कभी सुनते हो टेलीविजन पे राजनीतिक गलियारों में हलचल। अब गलियारा मतलब गैलरी होता है, तो वहां पे हलचल कब मचती है राजनीतिक गलियारों में? तब हलचल मचती है जब कुछ पॉलिटिकल पार्टी समर्थन जुगाड़ करने की कोशिश में होते हैं, है ना। तो वो प्ले द गैलरी कर रहे होते हैं, यानी टू गार्नर सपोर्ट, किसी दूसरे पार्टी से समर्थन जुगाड़ करने की कोशिश में होते हैं, टू गार्नर सपोर्ट। वॉश वंस हैंड, लेकिन मेरा कहना आप ऐसे लिखोगे, वॉश वंस हैंड्स ऑफ, OF लगा देना, OF ऑफ लगा देना। उसका रीजन क्या मैं बता दूं, किसी से हाथ झाड़ के अलग हो जाते हैं कुछ लोग ना, मतलब मेरे मतलब की चीज नहीं है, मुझे मतलब नहीं इस चीज से। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बिल्कुल इनकार कर देना, है ना, जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देना। नेक्स्ट आओ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या है सुनो, जानते हो व्हाइट एलिफेंट जैसे इंद्र के पास है, भगवान इंद्र के पास है और किसी के पास नहीं है इसका मतलब बहुत रेयर चीज है। वैसा व्हाइट एलिफेंट अगर आपको मिल जाए तो आप उससे काम थोड़ी लोगे एलिफेंट वाला, अरे कहीं मर गया तो, इतना महंगा चीज है। इसका मतलब है कि उसको भरपूर खाना पीना भी देना है और काम भी नहीं ले सकते, यानी एक तो महंगी चीज है और उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, वो होता है व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब लिखो, व्हाइट एलिफेंट का मतलब
expensive but useless thing, जो एक्सपेंसिव है लेकिन आपके लिए बेकार है। फूल्स एरेंड, एरेंड का मतलब होता है ना काम, जैसे छोटा मोटा काम होता है ना, कभी जाके कुछ दुकान से ले आना, है ना, उस टाइप के जो काम होते हैं उसको जनरली हम लोग एरेंड बोलते हैं, छोटे मोटे काम को। लेकिन फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख। और मूर्ख अगर कोई काम करता है तो क्या चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा? नहीं। इसलिए फूल्स एरेंड मतलब है अ वेंचर दैट इज अनलाइकली, नहीं चांस है, टू सक्सीड मतलब जिसका सक्सेस होने के चांस नहीं है, सक्सीड। ठीक है। और लास्ट आओ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र, है ना, जिस पर आप लाफ करोगे, मजाक का पात्र, यानी कि अ पर्सन रिडिक्यूल्ड, जिसका मजाक उड़ाओगे, अ पर्सन रिडिक्यूल्ड। क्वेश्चन पूछो। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, रुक जा मनिंदर, अभी तो फिलहाल आप नीचे जाओ। और क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे जाओ और नीचे, बहुत नीचे। कुछ क्वेश्चंस पूछा था, वो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी नहीं किए थे। चलो, बाइट द डस्ट होता है बेटा, बाइट द टेस्ट नहीं होता है, बाइट द डस्ट होता है यानी कि हारना। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम आदमी। क्या पूछ रहे हो? और फोम इन द माउथ, इसका मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा होना। और क्या पूछे हो? रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना। और कुछ? इनोवेशन, न्यू इनोवेशन नहीं होता बेटा, इनोवेशन इज समथिंग दैट इज न्यू। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।